हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और आपके CUET में जो एक सेक्शन आपका होता है जनरल टेस्ट का, जिसमें आपसे मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस के, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और कैसे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे जो होने वाला है पेपर, इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन वहां पर भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करते हैं और देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है। किससे है? परसेंटेज से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 50% है, 33.33% है, कि 150% है, कि 200% है। तो पूछ रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। बताइए भाई। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन किससे है? परसेंटेज से पूछा गया है। अब परसेंटेज की अगर बात करें तो भाई किसी भी संख्या के पीछे अगर परसेंटेज लगा हो तो अपॉन में 100 करते हैं, अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कि अगर भाई किसी भी संख्या का परसेंटेज आपको परसेंटेज दिया कितने परसेंट संख्या है तो उसके अपॉन में हम 100 लिखते हैं, और अगर जो है किसी संख्या का हमें परसेंटेज निकालना हो तो वहां पर जो है हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ, देखो अगर इस क्वेश्चन, अब यहां पर जानते हो मेन प्रॉब्लम कहां पे होती है सर? नीचे कौन सी वैल्यू जाएगी? 1/3 जाएगी कि 2/3 जाएगी? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पर ये होता है। आंसर तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्या कहां पे आता है कि सर 1/3 को 2/3 के नीचे रखें कि 1/3 के नीचे 2/3 को रखें। तो जरा देखो क्वेश्चन को एक बार समझो। कह रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लूं कि व्हाट परसेंटेज, ठीक है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3 किसका? 2/3 का, ठीक है। अब देखो व्हाट परसेंटेज मतलब यहां पे परसेंटेज लगा दिया गया, ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब अगर मैं यहां पे x मान लूं या a कुछ भी मान लूं, अब देखो परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा आपका 1/100 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने 1/100 नहीं लिखा, मैं लिखा कि परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2/3। इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/1। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2/3 इंटू 3/1। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2/1। परसेंटेज निकालने के लिए आपको इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है 100 का। ये फ्रैक्शन ही तो है 2/1, लेकिन 1 तो यहाँ पे अगर 2/1 की बात करें तो यहाँ पे 2 ही आएगा। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा आपका 200%। कितना आ जाएगा? 200%। अब इसको डायरेक्ट आप कैसे याद रख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे जिसके साथ में ऑफ लगा हो, जिसके साथ में ऑफ जाएगा वो हमेशा नीचे जाएगा। जिसके साथ में ऑफ होगा वो संख्या हमेशा नीचे जाएगी। जैसे ऑफ किसके साथ में है? 1/3 के कि 2/3 के? तो आपने कहा ऑफ है 1/3 के साथ में, तो 1/3 2/3 के नीचे जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि 2/3 अपॉन 1/3, ठीक है ना। तो जब 1/3 को आप अपॉन में लिखते तो 3 आपका 2 के साथ चला जाता, तो फिर इक्वेशन यही बनता कि 2/3 इंटू 3/1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन में।
तो यहाँ पे जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 200%। क्लियर, समझ में आ गया कि यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी आपका सही है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं भाई और उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन को जरा रीड करिए भाई, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल इफ विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो दोनों की बराबर है, ठीक है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। 500 मीटर है, 600 मीटर है, 750 मीटर है कि 900 मीटर है। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था किसमें, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से। किससे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से। अब आपको पता है कि भाई जब ट्रेन किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, अब जैसे हमने यहां पे बात करी ट्रेन ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। अब जरा मेरी बात एक समझना, अगर ट्रेन है, ये देखो ट्रेन एक चल रही है भाई, ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब यहां पर अगर वह किसी व्यक्ति को पार करती है, वह किसी जो है व्यक्ति को पार करती है, तो जब व्यक्ति को पार करेगी जो है ट्रेन, तो व्यक्ति की तो कोई लेंथ होगी नहीं। किसी पेड़ को यदि पार करेगी तो भाई पेड़ की भी कोई लेंथ नहीं होगी। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी, तो भाई ब्रिज भी तो कुछ लंबा होगा, टनल भी तो कुछ लंबी होगी, और जो है जो प्लेटफॉर्म है वो भी तो कुछ लंबा होगा। तो यहां पे देखो इसलिए कहा जा रहा है यहां पे कि जो प्लेटफॉर्म है और जो ट्रेन है इन दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है ना। इन दोनों की लंबाई क्या है आपकी, बराबर है। तो ट्रेन को पार करना है प्लेटफॉर्म को, हमने यहां पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करना है। ट्रेन इधर से चली आ रही है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपने कहा कि भाई ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है वो आपने मान ली a मीटर, तो जो आपका प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या है, ये आपका जो है ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की भी जो लेंथ होगी, प्लेटफॉर्म की जो भी लेंथ होगी वो भी a मीटर ही है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो इक्वल है, वो बराबर है। तो अगर ट्रेन की लेंथ a मीटर है तो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ कितनी होगी, a मीटर होगी। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, तो आपने कहा होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा एक चीज देखें, डिस्टेंस कितनी उस ट्रेन को पार करनी है, तो आपने कहा कि भाई ट्रेन की लंबाई हो गई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, भाई जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो पहले अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की मिलाकर जितनी लंबाई होगी उसको टोटल क्रॉस करेगी। तो अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपने कहा a प्लस a, ये हो जाएगा आपका 2a। a प्लस a क्यों हुआ, समझ में आ गया ना कि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई a है, ट्रेन की लंबाई a है, a प्लस a हो जाएगा 2a। जरा टाइम की बात कर लो, तो टाइम दिया गया है 1 मिनट, टाइम दिया गया है 1 मिनट दिया गया है। तो हमने क्या किया, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 में हमने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेकंड, ठीक है ना। मिनट को किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, सेकंड में। अब देखो जो स्पीड दी गई है, जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज आपको याद रखना है,
अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो यहां पर जो है आपको स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो कि स्पीड आपको दी गई हो मीटर पर सेकंड में और आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है स्पीड को। अब ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, हम जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो सेकंड में है, हमें जो उसकी डिस्टेंस अर्थात जो ट्रेन की लेंथ चाहिए वो मीटर में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 90 में मल्टीप्लाई कर दिया 5/18, तो 18 5 जा 90 होता है, 5 5 जा 25, ये जो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। क्लियर है। तो अब देखो टाइम आपका हो गया 60 सेकेंड, डिस्टेंस आपकी हो गई 2a, स्पीड आपको मालूम चल गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो d बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस ही तो आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितनी है, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 60 इंटू हो जाएगा 25, ओके। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 इंटू 25 अपॉन हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 30 इंटू 25, तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू 750 मीटर है ट्रेन की लंबाई। तो जितनी ट्रेन की है उतनी ही प्लेटफॉर्म की है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, दोनों की लेंथ बराबर है, तो अगर ट्रेन की लेंथ जो है 750 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ आपकी 750 मीटर ही होगी। तो हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो आंसर आ जाएगा आपका 750 मीटर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करते हैं और फिर इसका आंसर देने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए रीड करिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर 425 रुपीज इज द सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 355 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ उतना ही है जितना उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि है। वस्तु की कीमत क्या है, बताइए भाई। 385 रुपीज है, 390 रुपीज है, 395 रुपीज है कि 400 रुपीज है, उस वस्तु की कीमत कितनी है ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है, परसेंटेज से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, जिससे बन जाए वो आंसर दे, जिससे नहीं बनेगा कोई परेशानी की बात नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, और जिनको आ रहा है, जो कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आंसर जरूर करें। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी ऑफ रुपीज 425 इज द सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 355 रुपीज। तो देखो जरा, हम यहां पर जो है अब वस्तु की कीमत क्या है, हम मान के चलते हैं कि द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, हमने मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ द commodity is A रुपीज। ठीक है, अब देखो, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बात कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर वह 425 रुपए में बेचने पर उसको उतना ही लाभ होता है जितना उसको जो है 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है,
तो यहां पर देखो 425 रुपीज में जब उसने बेचा तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कितने रुपए का, ए रुपए का, उतना ही लाभ होता है, ठीक है ना। तो भाई लाभ किस पर होगा, लाभ तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। भाई जैसे कोई आप बिजनेस करते हैं, एक बात समझो, जैसे कोई आप बिजनेस करते हैं, कोई चीज आप 10 रुपए की खरीदते हैं, अब अगर उस 10 रुपए की चीज को आपने 10 रुपए में बेच दिया, आपने 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, अब 10 रुपए की चीज को आपने 10 रुपए में ही बेच दिया, तो ना तो आपको कोई लाभ हुआ ना तो आपको कोई हानि हुई। लेकिन अगर उस 10 रुपए की चीज को आप 8 रुपए में बेचते हैं तो 2 रुपए का आपको लॉस हो गया। अगर उस 10 रुपए की चीज को आप 15 रुपए में बेचते हैं तो 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर देखो जो भी आपको लॉस या जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहां पे जैसे आपने माना कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, ए है, तो आपने कहा उतना ही उसको लाभ होता है जितना उसको 355 रुपीज में बेचने पर लॉस होता है। तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ए को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा आपका ए और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 425, इधर इसको लेके आओगे हो जाएगा प्लस का 355, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 5 5 10 0 1 आपका कैरी हुआ, 5 2 7 और 1 हो जाएगा 8 और 4 और 3 हो जाएगा आपका 7। तो ये a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 780/2। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 2 9 जा 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 390। तो आपने कॉस्ट प्राइस क्या माना था, ए रुपीज माना था ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा आपका 390 रुपीज, 390 रुपीज। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा आपका 390 रुपीज, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करिए और इसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं हम लोग सभी लोग मिल करके, ठीक है ना। जिससे बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता कोई परेशानी की बात नहीं है, आप एक बार उसको समझो और जो है कैसे करना है, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आपसे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो अब जरा देखो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो क्या कह रहा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4। द रेशियो ऑफ द नंबर इज, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात कितना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए दो संख्याओं को आपको सम दिया गया है, दो संख्याओं को आपको डिफरेंस दिया गया है, तो आपसे पूछा गया दोनों नंबर्स का रेशियो पूछा गया है। तो अब जरा देखो, आपने दो नंबर मान लिए, हमने मान लिया कि लेट द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। हमने दो नंबर मान लिए, एक नंबर ए मान लिया और एक नंबर क्या मान लिया, बी मान लिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है आपका किससे है, ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न से। ये जो क्वेश्चन किससे पूछा गया है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न से पूछा गया है। अब देखो यहां पर आपने दो नंबर क्या मान लिया, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो नंबर का योग दिया गया है, दो संख्याओं का योग दिया गया है, अर्थात a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया गया है 40, और दिया गया है a माइनस बी इक्वल्स टू दिया गया है 4। ये दिया गया भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो a प्लस बी, दोनों एक संख्या आपने a मानी है, एक संख्या आपने b मानी है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 40 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखो, अगर हम यहां पे देखो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 40 दिया गया है और a माइनस बी इक्वल्स टू 4 दिया गया है। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 44, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 44 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 22। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने कहा है a की वैल्यू आ जाएगी 22। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो वहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी में रखें, a प्लस बी इक्वल्स टू 40 में a की वैल्यू है 22 प्लस b इक्वल्स टू 40, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40 माइनस 22, तो ये आ जाएगा आपका 18। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। आपसे दोनों का रेशियो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जो है a रेशियो b कितना होगा। तो a की वैल्यू कितनी है 22, b की वैल्यू कितनी है 18। दो से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 9। कितना रेशियो आ जाएगा आपका? 11 रेशियो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 11 रेशियो 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से जो है मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बस चीजों को समझना है। ठीक है ना? और समझ करके प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, और जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो जो है बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। मैं बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बहुत सारे हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के, रीजनिंग के, जिससे कि आपको जो है जो एग्जाम आपका होगा ना मई में, उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से जो है हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा पढ़िए भाई, अगले क्वेश्चन को जरा पढ़िए और इस क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, द बेस रेशियो एल्टीट्यूड इज 3:4, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार अनुपाते ऊंचाई 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? बताइए भाई। 42 सेंटीमीटर है कि 36 सेंटीमीटर है कि 52 सेंटीमीटर है कि 56 सेंटीमीटर है? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो जिनसे भाई क्वेश्चन बन पा रहा है वो आंसर जरूर करें, जिनसे नहीं बन पा रहा उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं उनको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन जो है आपका एरिया से पूछा गया है। ठीक है ना? मैथ में जो एक टॉपिक होता है एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो भाई ट्रायंगल का एरिया जिसको आता है वो तो आसानी से निकाल लेगा। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो आपने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 और इंटू बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू एल्टीट्यूड कह दो, ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर देखो, अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन में हमें बेस और एल्टीट्यूड का रेशियो दिया गया है 3:4। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो यहां पे हमें दिया गया है जो रेशियो है वो किसका है? बेस रेशियो, एल्टीट्यूड लिख दो या हाइट लिख दो, या हाइट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? कितना है आपका? 3:4 है। कितना है? 3:4। अब अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो आपने कहा ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो बेस कितना है 3, हाइट कितना है 4। बेस कितना दिया गया है 3 और हाइट कितनी दी गई है 4 दी गई है।
और एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर देखो, इसको यहां पे रख दो भाई, एरिया रख दो, ट्रायंगल कितना है 1176 इक्वल्स टू 1/2, बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 4, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बात और समझिएगा, यहां पे मैंने ए बी सी में से कुछ भी नहीं माना है, ठीक है ना। यहां पर देखो, अगर मैं ए मानता कि बेस 3a है, हाइट 4a है, तो यहां पे 3a इंटू 4a होता कि नहीं होता, तो यहां पर आपका a स्क्वायर आता। मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैंने यहां पर a b c d नहीं माना है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट 1 को ले लेंगे, तो 1 का स्क्वायर लेंगे। क्यों 1 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आएगी भाई, यहां पर अगर ये 3a मानते आप और हाइट को आप 4a मान लेते, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वहां पर आपका a स्क्वायर आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता भाई, a इंटू a आपका a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1176 अपॉन हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6। क्लियर। 6 इसको डिवाइड करके कितनी बार जाएगा, तो 6 1 जा 6 बचेगा 5, 57 हो जाएगा, 6 9 जा 54 कितना हो जाएगा 3 बचेगा, और 6 6 जा हो जाएगा आपका 36। तो ये देखो, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 196, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट के अंदर 196, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 14, कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 14। क्लियर। अब देखो यहां पे आप 14 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 14 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस हो जाएगा आपका 42 और हाइट हो जाएगी आपकी 56। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज, ऊंचाई कितनी होगी, तो आपने कहा 56 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। समझ में आया कैसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो आपको दिया गया था 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं पता है तो फार्मूला की एक लिस्ट बना लीजिए, उसको एक बार याद कर लीजिए, काम आएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, और उसमें आपने रख दिया, आसानी से आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो कितनी हाइट आ जाएगी आपकी 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। अगले क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करते हैं और इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन को पहले रीड करिए एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 6 and 12 days respectively. They begin the work together but A leave after 3 days. Then the total number of days needed for the completion of the work is. A और B किसी काम को क्रमशः 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन A ने 3 दिन बाद छुट्टी ले ली, तो कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी, बताइए भाई। 4 डेज की, 5 डेज की, 6 डेज की कि 9 डेज की। तो अब जिससे क्वेश्चन बन रहा है वो इसका आंसर दे। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य। तो भाई जब भी कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें जो समय लगता है वो आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। भाई जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना आपको कम समय लगेगा उस कार्य को करने में। अगर भाई मेरी क्षमता किसी कार्य को करने की मेरी क्षमता कम है तो मुझे समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और अगर मेरी क्षमता ज्यादा है तो समय मुझे कम लगेगा। तो जो भी आपको कार्य करने के लिए जो टाइम लगता है, समय लगता है, वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो जरा बताएं भाई इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश जरूर करें एक बार लगाने की।
तो देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 6 and 12 डेज। देखो ए और बी, ए है और बी है, ठीक है ना, इनका जो है यहां पर दिया गया है कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो ए कर सकता है 6 दिन में और बी कर सकता है 12 डेज। ये इनके जो है डेज का रेशियो है, ये इनके डेज का रेशियो है, अर्थात कह सकते हैं टाइम का रेशियो है। क्या है? टाइम का रेशियो, ठीक है। अब अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं इनके इफिशियंसी की बात करूं, क्षमता की बात करूं, तो कितनी निकल के आएगी भाई? ये तो इनका समय का रेशियो दिया गया है ना कि ए कर सकता है आपका 6 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। अब जो टाइम लगता है किसी भी वर्क को, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो टाइम लगता है किसी भी काम को करने में वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहां पर देखो इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा कि भाई टोटल वर्क पहले निकाल लें। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 and 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये 12 होगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? 12। टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया आपका? 12 आ गया। अब देखो यहां से एफिशिएंसी निकाल लो। अगर टोटल वर्क 12 है, ए को 6 दिन लग रहे हैं, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 काम करने की। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1 काम करने की। अब क्वेश्चन देखो कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ए ने छुट्टी ले ली। तो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया। तो अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 3 डेज रिमेनिंग वर्क, आफ्टर 3 डेज रिमेनिंग वर्क, तो आप कहेंगे भाई कि इन 3 दिनों में ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए की जो है इफिशियंसी कितनी है? 2 है। बी की कितनी है? 1 है। मिलकर जो है 3 दिनों तक काम किया, तो हो जाएगा आपका 3 × 3। ये इन्होंने 9 वर्क तो कर दिया, इन्होंने 9 वर्क कर दिया। अब इसके बाद जो है टोटल वर्क कितना है आपका? 12। 9 काम हो चुका, कितना काम बचा है? 3। अब इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी को यह काम करने में अभी कितना दिन लग जाएगा? बी की इफिशियंसी 1 है, बी की इफिशियंसी 1 है। तो अगर इस काम को अकेला बी करेगा, तो यहां पर देखो उसकी इफिशियंसी 1 है, उसको 3 डेज अभी और लग जाएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि ए तो छुट्टी पे चला गया, तो अब केवल बी ही तो बचा जिसको इस काम को फिनिश करना है। बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 काम करने की 1 दिन में, तो उसको 3 दिन लग जाएंगे इस 3 काम को पूरा करने में। अब देखो टोटल अगर डेज की बात करें, टोटल डेज की अगर हम बात करें, तो 3 दिन तो पहले ए और बी ने मिलकर काम किया और बी को अकेले 3 दिन और लग गए, तो टोटल आज का लग जाएगा 6 डेज। इस काम को पूरा करने के लिए जो कुल दिन चाहिए वो आपके 6 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो 6 डेज की टोटल आवश्यकता होगी इस काम को फिनिश करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग सब लोग कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलिए जरा क्वेश्चन को एक बार रीड करें और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिससे बन जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम लोग मिलकर लगाएंगे उसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार जरा रीड कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। 20% है, 40% है, 50% है कि 60% है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। क्लियर? तो अगर यहां पर हम देखें तो हमें दिया गया है कि एसपी ऑफ
12 आर्टिकल SP of 12 आर्टिकल इक्वल्स टू CP of 18 आर्टिकल, ये तो दिया गया है, CP of 18 आर्टिकल। क्लियर? कह सकते हैं कि भाई SP इंटू 12 इक्वल्स टू CP इंटू 18। क्लियर है? तो आपने कहा कि SP अपॉन CP कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका 18 अपॉन हो जाएगा आपका 12। तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो, अगर उसका कॉस्ट प्राइस अगर आपका 12 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है उसका 18 रुपए। ठीक है, बात मेरी समझिएगा। SP अपॉन CP कितना आ गया, 18 अपॉन 12। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस उसका 12 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 18 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, आपने कहा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है 18 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 12 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 12 रुपए, तो कितना हो जाएगा आपका 6 अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये आपका 6 दूना 12, 2 पंचा 10, ये हो जाएगा आपका 50%। कितने का प्रॉफिट है उसको, 50% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, तो आपका जो है 50% का प्रॉफिट है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आएगा, 50%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। समझ में आया कैसे भाई, यही तो दिया गया था कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो यहां से निकल के आएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे देखो अगर कॉस्ट प्राइस 12 रुपए तो सेलिंग प्राइस 18 रुपए है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जो भी आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहां से कितना आपका निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंट, 50%। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आती है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करिए और इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन बाइज 2 साइकिल्स फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 900 रुपीज बाई सेलिंग वन फॉर 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट एंड अदर फॉर 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट। He makes a profit of 90 rupees on whole transaction. Find the cost price of lower price cycle. एक आदमी 900 रुपए की कुल लागत पर 2 साइकिल खरीदता है। एक को इसकी लागत के 4/5 और दूसरे को इसकी लागत के 5/4 पर बेचकर वह पूरे लेन देन पर 90 रुपए का लाभ कमाता है। कम कीमत वाली साइकिल का लागत मूल्य बताएं, कॉस्ट प्राइस बताइए भाई। जो सस्ती साइकिल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 360 रुपीज है कि 250 रुपीज है कि 300 रुपीज है कि 420 रुपीज है। तो सस्ती वाली साइकिल का कॉस्ट प्राइस बताना है। 2 साइकिल उसने खरीदी 900 रुपीज में, ठीक है ना, एक सस्ती थी एक थोड़ा सा महंगी थी। तो बताइए भाई जो कम कीमत वाली साइकिल थी उसकी कीमत कितनी है। तो जिससे बन जाए वो इसको उसका आंसर जरूर दे। तो देखिए यहां पर जो है आप जो है एक सीपी इसका मान ले भाई, हमको निकालना है कम कीमत वाली साइकिल की लागत मूल्य क्या है, दोनों का मिला कितना है 900 रुपीज। तो अगर हम यहां पे मान लेते हैं, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि लेट द सीपी ऑफ फर्स्ट साइकिल इज ए रुपीज, तो देन द सीपी ऑफ सेकेंड साइकिल, तो ये हो जाएगा आपका जो है 900 माइनस ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब बात कर लो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप बात कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
और एक चीज, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपका, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का है उसको, जब वह जो है एक को 4/5 पे और दूसरे को 5/4 पर बेचता है, ठीक है, उसके मूल्य, उसके लागत मूल्य पर, जिसका लागत मूल्य है, तो एक को इसकी लागत के 4/5 पर, दूसरे को इसकी लागत के 5/4 पर बेचता है, उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 90 रुपीज का। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 90 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो अब अगर पहली साइकिल का आपने ए रुपीज माना है तो इसको बेचता है वो 4/5 पे, ठीक है ना। दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या आएगा 900 माइनस ए, और इसका हो जाएगा इंटू 5/4, और ये हो जाएगा माइनस का 900, माइनस का 900। क्लियर है। अब जरा देखो यहां से ए की वैल्यू जरा निकालो क्या आएगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको जरा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, हो जाएगा 16A प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 जा, तो 5 5 जा हो जाएगा 25, 25 9 जा कितना होता है 225, 225, 100 माइनस 25A, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 900 इक्वल्स टू हो जाएगा इधर आपका 90। अब जरा देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई कर लो 20 का, इधर आप कर लो कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 9A प्लस का 225 माइनस का हो जाएगा कितना आपका 9 दूना 18, A 1 2 3, ठीक है। अब इससे जरा इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9A, ये प्लस का आएगा, जरा माइनस कर दो भाई, 22500 में से 18000 को माइनस कर लो, 005 और 12 में से 8 गया 4, ये आ जाएगा 4500, कितना आ जाएगा आपका 4500 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4500। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 1800, तो ये 9A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4500 माइनस 1800। क्लियर है भाई, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 1800 आ जाएगा। अब देखो जरा इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 9A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 00, ठीक है, और 15 में से 8 गए 7, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गए 2, तो ये हो जाएगा 2700। तो यहाँ पे जो है A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2700/3/9, तो ये आ जाएगा आपका 300, कितना आ जाएगा 300। तो देखो जो फर्स्ट आपकी साइकिल है, जो फर्स्ट साइकिल है उसकी कीमत कितनी है 300, सेकंड की कितनी हो जाएगी, सेकंड साइकिल का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 900 माइनस 300, ये आ जाएगा आपका 600। तो सस्ती जो साइकिल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 300 रुपीज। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जो आपका जो है कम कीमत वाली जो साइकिल है उसकी जो कास्ट प्राइस है वो है 300 रुपीज, और जो महंगी वाली साइकिल उसका कॉस्ट प्राइस है आपका 600 रुपीज। तो यहाँ पे जो लोअर प्राइस वाले उसका पूछा गया था, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं भाई, और इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन को जरा एक बार पहले रीड करिए और फिर सॉल्व करिए। क्वेश्चन है आपका कि द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%, हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। चावल की कीमत में 20% की गिरावट आती है, तो उस पैसे से कितना और चावल खरीदा जा सकता है जो पहले 20 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। भाई जितने पैसे से पहले वो 20 किलो चावल खरीद सकता था, तो अब जो है चावल की कीमत में 20% की कमी आ गई,
तो अब कितना और चावल वो खरीद सकता है, 5 kg, 15 kg, 25 kg की 30 kg। तो जरा एक बार कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि भाई चावल की कीमत 20% क्या हो गई, गिरावट आ जाती है। अब कह रहा है कि भाई जितना रुपए में पहले वो 20 kg चावल खरीद सकता था, उतने में अब जो है कितने kg और चावल वो खरीद सकता है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि 100 रुपीज में, हमने मान लिया कि उसने 100 रुपीज स्पेंड करके 20 kg चावल खरीदे थे, ठीक है ना, बात मेरी समझिएगा। हमने मान लिया कि उसने 100 रुपए खर्च करके जो है 20 kg चावल खरीदे, क्लियर। अब देखो, अब यहां पे कह रहा है कि 20% अब जो है प्राइस घट गए। तो अगर मैं अब यहां पर बात करूं कि न्यू प्राइस क्या होगा, ठीक है ना, तो अब यहां पर देखो कह रहा है कि फॉल्स बाय 20%, प्राइस फॉल्स बाय 20%। अगर मैं बात करूं कि न्यू प्राइस क्या हो, तो कह रहा प्राइस फॉल्स बाय 20%। तो आपने कहा कि न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो देखो भैया 100 रुपीज आपका प्राइस था, जो नहीं 100 रुपीज में आपने 20 किलो चावल खरीदे, मतलब 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको चावल पड़ा, ठीक है। अब देखो यहां पे जो आपने 100 रुपए खर्च करके 20 केजी खरीदा था, अब उसमें जो है 20% की गिरावट आ गई, 20% की गिरावट आ गई, मतलब 100 का 20% कितना होता है, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 80, 100 का 20% कितना हो जाएगा आपका 20, सॉरी 100 का 20% कितना हो जाएगा 20। अब जो है आपका जो रुपए खर्च होगा 20 केजी खरीदने में, वो आपका 80 रुपए होगा, ठीक है ना भाई। 100 का जो प्राइस आपका फॉल्स हुआ 20%, तो 100 रुपीज में आपने 20 केजी खरीदा, तो वही आप 20 केजी अब आप 80 रुपए में खरीद सकते हैं। कितने रुपए में, 80 रुपए में। कैसे, जरा उसको समझ लो। 100 का 20% कितना हो गया 20, मतलब यहां पे देखो 100 माइनस कितना हो जाएगा 20, मतलब अब वही 20 केजी चावल आप 80 रुपए में खरीद सकते हैं, वही 20 केजी चावल आप 80 रुपए में खरीद सकते हैं। तो अब न्यू प्राइस कितना हो गया, 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 तो आपने कहा कि भाई 80 रुपए में हम 20 केजी चावल अब खरीद सकते हैं, तो इसका जो आपका प्राइस हो गया 4 रुपीज पर केजी। कितना हो गया, 4 रुपीज पर केजी हो गया। तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं कितने चावल खरीद सकता हूं, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं शुरुआत में जब मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैं कितने चावल खरीद सकता हूं 4 रुपए पर केजी के हिसाब से, 25 केजी चावल। कितने चावल खरीद सकता हूं 25 केजी चावल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। कितने चावल खरीद सकता हूं, that the sufficient to buy 20 kg of rice, the price of rice falls by, तो how much rice can be bought now with the money that was sufficient to buy 20 kg of rice previously। तो अब कितना आपका 25 kg, जो पैसा था मेरे पास 100 रुपए, जो पहले 20 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, अब उसी 20 केजी की जगह मैं 25 केजी खरीद सकता हूं। समझ में आया कैसे भाई, 100 रुपए में 20 केजी, अब प्राइस कितना फॉल्स हो गया 20%, तो 100 का 20% 20, तो भाई अगर 100 रुपए में 20 केजी था, तो वही अब मैं जो है 20 केजी 80 रुपए में खरीद सकता हूं, वही 20 केजी में 80 रुपए में खरीद सकता हूं। तो पहले जो मुझे 5 रुपए का 5 रुपए पर केजी पड़ रहा था, वो 4 रुपए पर केजी पड़ेगा। तो 100 रुपए मेरे पास हैं, तो कितने केजी चावल खरीद सकता हूं 25 केजी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं और इसको सॉल्व करने की सभी लोग कोशिश करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x परसेंटेज ऑफ y प्लस y परसेंटेज ऑफ x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, परसेंटेज लगा है, तो x परसेंटेज प्लस y दिया गया आपका x परसेंटेज प्लस नहीं ऑफ y प्लस y परसेंटेज ऑफ x
ओके, ये कितना होगा? तो आपने कहा कि यहां पर हो जाएगा आपका जो है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो परसेंटेज है तो x अपॉन 100 हो जाएगा, इनटू आपका y हो जाएगा, प्लस y है तो y इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन 100 और ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 2xy अपॉन 100 है। अब यहाँ पे चूंकि देखो परसेंटेज में आंसर देना है, तो परसेंटेज में देना तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 2% ऑफ एक्स वाई। क्या आ जाएगा? 2% ऑफ एक्स वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे आपका 2x अपॉन 2 इंटू एक्स वाई अपॉन 100 आएगा। अब आंसर हमें परसेंटेज में देना है, तो परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 2% ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज से ही पूछा गया है। क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे कि इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीजेज बाय 30%, फाइंड बाय हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ ऑर्नामेंट्स मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर में रिमेन द सेम एज बिफोर। यदि सोने की कीमत 30% बढ़ जाती है तो ज्ञात कीजिए कि आभूषणों की मात्रा में कितनी कमी की जानी चाहिए ताकि वह पहले जैसा ही रहे। बताइए भाई, तो कितना आएगा आपका? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? एक बार कोशिश करें क्वेश्चन को लगाने की, कोशिश जरूर करिए। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर मैं तो आपको बता ही रहा हूं, मैं तो आपको पूरा का पूरा डिस्कशन करके पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन एक बार अपने से भी आप कोशिश जरूर करें, ठीक है ना। तो बताएं भाई, एक बार कोशिश करिए, फिर हम लोग भी लगाते हैं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट जो है शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप तो कर ही रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस आपकी कोशिश आपकी जारी है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीजेज बाय 30%, तो हम यहाँ पर देखें, हमने कहा कि भाई अगर प्राइस पहले 100 रुपए था, ठीक है ना, मेरे पास 100 रुपए था, ठीक है ना, 100 रुपए में मैं गोल्ड खरीद सकता था, लेकिन अब क्या हो गया, वही जो प्राइस है वो 130 रुपए हो गया। भाई अगर मैंने मान लिया कि शुरुआत में जो उसका प्राइस था वो 100 रुपीज था, लेकिन अब कह रहा है कि 30% भाई इंक्रीज हो गया, तो अब प्राइस कितना हो गया? तो आपने कहा अब 130 रुपए हो गया। तो कह रहा है कि कितना उसको कम करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए? भाई मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए ही मैं खर्च कर सकता था, 100 रुपए में मैं गोल्ड खरीद सकता था, लेकिन अब प्राइस जो है उसका 30% बढ़ गया। अब प्राइस जो पहले 100 रुपए था वो 130 रुपए हो गया, तो कितना कम करना पड़ेगा? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिडक्स जो है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है, अर्थात मेरा जो व्यय है वो मेरा ज्यादा ना बढ़े, वो 100 का 100 रुपए ही रहे। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि कितना मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, तो यहां पर देखो 130 रुपए में से, ठीक है ना भाई, मुझे 130 पहले मेरे पास 100 रुपए था, अब मेरे पास पहले उसका प्राइस 100 रुपए था, अब जो है प्राइस 130 रुपए हो गया, ठीक है ना। तो मेरे पास तो 100 रुपए ही है ना, मैं 100 रुपए से ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकता। तो आपने कहा कि 130 माइनस 100, ठीक है ना। अब कितने में से मैं कम करूंगा? तो आपने कहा 130 में से कम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन 130। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 लगा दीजिए, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 13। देखिए कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 13 3 जा 29, 39 1 बचेगा, 1 अपॉन 13% आ जाएगा। 23 सही 1/13% होगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 13 होना चाहिए भाई, यहाँ पे आपका 13 होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 13, 1/13% आना चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया भाई? पहले 100 रुपए था, ठीक है ना, अब कितना हो गया 130 रुपए, ठीक है। तो जब 130 रुपए हो गया तो उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? है तो उसके मेरे पास 100 ही रुपए, मैं खर्च तो 100 ही रुपए करूंगा, तो भाई उस
मुझे जो है उसमें से 30 रुपए कम करने पड़ेंगे, कितने में से 130 में, ठीक है ना। कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 23 सही 1/13%। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करें और क्वेश्चन का जरा आंसर देने की कोशिश करें। देखिए जरा क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4 एग्जामिनर्स कैन examine a certain number of answer book in 8 days by working 5 hours a day, for how many hours a day would 2 examiners have to work in order to examine twice the number of answer books in 20 days? यदि 4 परीक्षक एक दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिनों में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं, तो 2 परीक्षकों को 20 दिनों में दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे कि 9 घंटे? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वो है टाइम एंड वर्क से। किस टॉपिक से है? टाइम एंड वर्क से। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 परीक्षक हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, यहां पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 H2 D2 अपॉन W2, ठीक है। तो यदि 4 परीक्षक एक दिन में, तो यहां पर देखो कितने परीक्षक हैं, अर्थात M1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है ना। एक दिन में 5 घंटे काम करके H1 कितना है 5 आवर्स, D1 कितना है आपका, D1 है जो है आपका 8। निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं, तो W1 कितना हो जाएगा आपका, कुछ संख्या है जिसको हम A B C D में से कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि W1 है जो है आपका A, W1 कितना है आपका A। अब देखो क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि 2 परीक्षकों को, अब देखो M2 कितना है, M2 कितना है आपका 2, ठीक है ना। 2 परीक्षकों को 20 दिनों में, D1 D2 कितना है 20 डेज, ठीक है ना 20, ठीक है ना। दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं की, अब W2 कितना हो गया, उसका दुगना हो गया, अर्थात 2A काम करना है। पहले A काम करना था, A उन्होंने काम किया, अब उसका दुगना करना है। कितने घंटे काम करना होगा, अर्थात आपको H2 की जो है वैल्यू निकालनी है। जरा इस फॉर्मूले में रख दीजिए। M1 कितना है आपका 4, H1 कितना है आपका 5, D1 कितना है आपका 8, W1 कितना है A, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका M2 कितना है 2, D2 है 20, H2 की वैल्यू आपको निकालनी है और अपॉन हो जाएगा आपका 2A। A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2। क्लियर है। अब देखो H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 5 × 8 × 2 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 2 × 20। तो देखो जरा 4 5 जा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 आवर्स, 8 घंटे, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी आपकी 8 घंटे। 8 घंटे अब उनको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करें। कोशिश जरूर करिए, बिल्कुल कोशिश करने से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। आंसर आए ना आए लेकिन क्वेश्चन को लगाने की कोशिश जरूर जारी रखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। 20 लीटर, 32 लीटर, 40 लीटर की जो है आपका 30 लीटर कितना, आप देखो मिलाना क्या है, आपको पानी मिलाना है। तो आपसे पूछा गया कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो देखिए यहां पर जो आपको दिया गया है, यहां पर तो
जो आपको यहाँ पर मिश्रण कितने लीटर का दिया गया, 40 लीटर का, ठीक है ना। तो आपने कहा भाई मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो कितना है आपका, 4:1 है। क्लियर है। अब यहां पर रेशियो का टोटल कितना है, तो आपने कहा 4 + 1 = 5 के, टोटल है आपका 40 लीटर का मिश्रण, ठीक है ना। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 8 के। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 8 का, इंटू 8, तो भैया आपका जो मिल्क है वो है आपका 32 लीटर और जो वाटर है वो है आपका 8 लीटर इस 40 लीटर के मिक्सचर में। अब देखो कह रहा है कि भाई कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। मिलाना किसको है, पानी को। दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो मिलाना किसको है, पानी को। आपने मान लिया इसमें हमने x लीटर या a लीटर पानी मिला दिया, हमने इसमें a लीटर पानी मिला दिया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या नया रेशियो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा 32/8 + a = हो जाएगा ये 2/3। जब आप अब इसमें मिलाना तो पानी है ना, तो भाई पानी हमने मान लिया कि इसमें हमने a लीटर पानी मिला दिया, तो अब नया रेशियो क्या बन जाएगा, 32/8 + a = 2/3। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16 + 2a, ये हो जाएगा आपका 2a = 96 - 16, तो ये हो जाएगा 2a = हो जाएगा आपका 80। तो ये आपका आ जाएगा a = आ जाएगा आपका 40। कितने लीटर पानी मिलाया गया, 40 लीटर। कितने लीटर पानी मिलाया गया, 40 लीटर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा, 40 लीटर, ठीक है भाई। मिल्क आपका 4, वाटर 1, यहां से हमने निकाल लिया, तो भाई 32 लीटर आपका दूध है, 8 लीटर पानी है। मिलाना पानी है तो उसमें हमने मान लिया कि a लीटर पानी हमने मिलाया है, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 2/3। और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। तो कितने लीटर पानी मिलाया गया, 40 लीटर पानी मिलाया गया। तो क्लियर हुआ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।